तो हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का दूसरी बार बजट पेश करेंगे और ऐसे में जनता टीवी कई जिलों में लोगों से बजट को लेकर उनकी राय जानी है। लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की उम्मीदें हैं, सुनिए जरा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है। पहला दिन हो चुका है और पहले दिन काफी हंगामेदार रहा पहला दिन, और 7 विधेयक पास हुए, जिसमें जो है काफी हंगामेदार रहा। और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन है, उनसे हम बात करते हैं। आखिर जो है किस तरह का बजट जो है वो चाहते हैं। बाबूजी, आपसे बात करना चाहेंगे, आप ये बताएं कि किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए। अपना कैमरा को एक बार दिखाएं, बताएं जी, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार? पहली बात तो हम सरकार से उम्मीद रखते हैं, जैसे प्रदेश में क्राइम आज चरम पे, क्राइम की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। दूसरा कृषि है, व्यापार है, बेरोजगारी है, हर एक चीज पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ताकि जिस तरह आम आदमी में खुशहाली आए। और क्या उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं, यूज होने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की चीज तो वो तो चलती रहेगी, रोजमर्रा का कोई विशेष महत्व नहीं है इसमें। ठीक है, आम आदमी ने रोटी खानी है, रोटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्राइम है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है, मेडिकल में कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई ओपीडी में सिफारिशों का इलाज हो रहा है, बाकी का इलाज नहीं हो रहा। पहले दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने भी सवाल उठाए, और विपक्ष ने सवाल उठाया कि एचएसवीपी जो नाम बदला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है झगड़ा रहा। सरकार, विपक्ष कहता रहा कि ये नाम क्यों बदला गया। इसके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है। बाकी हमारा मेन मुद्दा ये है, एक तो क्राइम, बेरोजगारी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये बड़े मुद्दे हैं, और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। चले बाबूजी, आप बताएं कि और इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं आप, क्या होना चाहिए बजट? बात तो वही है जी, देखो जी, क्राइम बहुत ज्यादा है, फिरौतियों का बहुत दौर चल रहा है, ठीक है जी, और बेरोजगारी भी है। और व्यापार के लिए, व्यापार आगे मीडियम आदमी तो कर ही नहीं सकता, मीडियम आदमी के लिए तो बहुत दुखदाई वाला काम बना हुआ है। कारण क्या कारण? बस मीडियम बाइक जो गाज पड़ रही है, मीडियम के ऊपर पड़ रही है और किसी के ऊपर नहीं पड़ रही है। महंगाई के ऊपर मिला लो। अच्छा, सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है उठते दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार तो जो खुली छूट दे रखी है, पुलिस कह रही है कि हम तो गोली, जैसे ही बदमाश दिखता है गोली मारते हैं, गोली से जवाब देते हैं। ये बात बताए। रोटी ज्यादा महंगा है, लोग बदमाश ज्यादा हो रहे हैं, आपस में मांग लग रहे हैं, कुछ गैंगस्टर को खत्म करना चाहिए। चलिए, और क्या उम्मीदें रखते हैं आम आदमी के नाते? और क्या होना चाहिए बजट में? बजट में कृषि का होना चाहिए। कृषि को लेकर कृषि को लेकर क्या होना चाहिए? खाद भी सस्ता होना चाहिए। खाद तो खाद भी नहीं मिल रही है, और भी परेशानियां बहुत हैं, नहरों में पानी नहीं आता। किसान के लिए मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। कह रहे कि जो किसान खुशहाल है तो हर चीज खुशहाल है। चलिए बाबूजी, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये बताएं कि किस तरह का बजट आप चाहते हैं। काफी सरकारें आपने देखी हैं, काफी बजट आपने देखे हैं, अब क्या उम्मीदें है इस सरकार से और किस तरह का बजट होना चाहिए? जी, बजट में तो सिर्फ यही चाहते हैं जी कि टैक्सेस कुछ कम होनी चाहिए, बात यह है। और सब जो फिरौतियां मांगी जा रही हैं, बिल्कुल नंगा नाच है, उसका प्रति हम वो चाहते हैं। हमारे सुरक्षा होनी चाहिए, बात यह है। सबसे बड़ी सुरक्षा? हाँ जी, हम सुरक्षा का ही बारे में चाहते हैं। बस स्वास्थ्य को लेकर क्या होना चाहिए? और एजुकेशन पर आपने बात कहा कि एजुकेशन महंगी हो गई है या सस्ता? बहुत महंगी एजुकेशन हो गई है जी, आम आदमी की सोच से बाहर है। आम आदमी पढ़ नहीं सकता एजुकेशन के अंदर, इतना ज्यादा एजुकेशन महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है, एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है, जो 60% नंबर लेगा वह उसको एडमिशन है, जो 95% नंबर लेगा वो उसको कहीं एडमिशन ही नहीं मिलता। सीनियर मान लो आज एक किसी पोस्ट पे जो रिजर्वेशन में उसकी प्रमोशन है, जिसको जो डिजर्व करता है उसको प्रमोशन ही नहीं है। तो मतलब सबसे बड़ी
दिक्कत है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन एक बार बताओ, हमारा संविधान जी ने, अम्बेडकर जी ने लिखा था, 9 साल का रिजर्वेशन लिखा था। आज हमारे देश को इतने साल हो गए आजाद हुए, क्यों नहीं खत्म करती गवर्नमेंट? इसका मेन रीजन यही है, इनको अपनी वोट की राजनीति करनी है, इसलिए रिजर्वेशन ये ना खत्म करते, ना होने देंगे कभी भी। लोगों को लड़ाई रखेंगे, तब ये अपनी वोट की राजनीति इनकी चलती रहेगी। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर, किसानों को लेकर आप क्या कह रहे हैं? किसानों का यही है, किसानों को टाइम पर खाद नहीं मिलता, टाइम पर पानी नहीं मिलता, किसान बेचारा मर रहा है, लाइन में लग कर खाद ले रहा है, टाइम पर खाद नहीं मिलती, टाइम पर पानी, नहरी पानी नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी उम्मीदें जो है वो लेकर बैठे हैं लोग, उनका यही कहना है कि किसानों को लेकर भी जो सब्सिडी जो है वो दी जानी चाहिए, सब्सिडी और बढ़ा देनी चाहिए। और भी लोग हैं, एक बार और भी बात कर लेते हैं। चलिए बाबू जी, आपसे और आखिरी बार सवाल, आपसे सवाल ये बताएं कि बजट आने, चलिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है वो आम आदमी को ध्यान में रखकर बजट पेश करे, ताकि जो है मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और महंगाई से निजात मिले। दूसरा जो है, किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसानों को जो है काफी उम्मीदें हैं कि जो खाद बीज है उन पर और भी ज्यादा सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान जो है अपनी खेती आराम से कर सके, कि खेती जो है घाटे का सौदा न हो। तो इसी के चलते जो है अब जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है, लोग उम्मीद लगाए बैठे कि हरियाणा सरकार उनके हक का बजट पेश करेगी, ताकि आम जनजीवन काफी सुरक्षित रहे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है। इस बजट में किस तरीके की उम्मीद जो है वो आम लोग मानते हैं, क्योंकि केंद्र का जब बजट आया तो केंद्र सरकार से भी लोगों को उम्मीद थी कहीं ना कहीं जो उस बजट में आम जनता को जो है वो फायदा मिले। अब हरियाणा का बजट आने वाला, हरियाणा सरकार उस बजट में किस तरीके से जो है वो प्रावधान लाती, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कई वर्गों के लोगों से जो है वो उन्होंने पर्सनली मुलाकात भी की थी, बैठक भी की थी, चर्चाएं भी की थी। उस चर्चा का आखिर कितना असर जो है वो इस बजट में देखने को मिलता है। हमारे साथ शहर के तमाम जो है प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मनोज जी, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला, पहले केंद्र सरकार का आया, अब हरियाणा सरकार का है, किस तरीके की उम्मीद मानते हैं? जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा ये जो बजट है? इनका जो बजट जो हर साल हम देखते हैं कि जुमलों पे टिका होता है, और हम अगर अपने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री भी हमने दिया और 3 बार से विधायक भी बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखें कि हर बार बल्लभगढ़ को के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज उनकी सड़कों के हालात देखिए, स्कूलों के हालात देखिए, मतलब कहने के लिए तो सब कुछ होता है, क्या कागजों के ऊपर एक बजट भी पास करते हैं लोग, लेकिन वो धरातल में कहीं नहीं दिखाई देता। तो ये सरकार पिछले 10 साल से जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, और आगे वाला समय बताएगा कि क्या होता है। आने वाला समय बताएगा क्या होता है। सरकार तो बहुत सारे दावे करती है, इस बार मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्ग हो, तमाम लोगों से बैठक भी की है, विचार विमर्श किया है। क्या लगता है इसका कोई फायदा मिलेगा यहाँ पर? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, इस तरह का कुछ नहीं है। अगर सरकारों को करना चाहिए तो सरकारों को 2 चीजों पे काम करना चाहिए, एक एजुकेशन पे बजट लाना चाहिए, एक हेल्थ के ऊपर लाना चाहिए। इनको फालतू की चीजें जो फ्री में बांटे जा रहे हैं वो गलत है, इनको शिक्षा फ्री करनी चाहिए, इनको मेडिकल फ्री करना चाहिए। वैसे भी सरकार ने बहुत सारे फायदे किए हैं, एसएमएसएमई की बात की जाए या फिर जो है वो जो स्लैब थे जीएसटी के, उनमें भी राहत देने का काम किया है, तो नहीं मानता वो आम जनता के लिए? उनमें स्लैब क्या दिया है इन लोगों ने? कहां से ऑफिसर्स बिठा दिए, वो स्लैब को उद्योगपति से काट कर अपना प्राइवेट वो बना रखा है, वो वहां से साइड से ले जाते हैं पैसा। उसका क्या फायदा हुआ स्लैब को नीचे? कैसे साइड से ले जाते हैं, मैं समझ रहा था। खोरी में ले जाते हैं, मेरे से ये पूरा हरियाणा सरकार में जितनी हमारी फैक्ट्री के मालिक है, किसी से अंदरूनी पूछ के देखो, सारे के सारे दुखी हैं इस बात से। जीएसटी का कोई फायदा थोड़ी हुआ है, जीएसटी से हमारा सारा उद्योगपति आज त्रस्त। आम जनता कहती है कि जीएसटी के स्लैब जिस तरीके से हटाए गए हैं, जो अब स्लैब लागू किए गए हैं, उसमें भले ही चाहे नशे की जो चीज है वो महंगी रही हो, परंतु आम जो चीजें हैं वो सस्ती हुई है, उससे फायदा मिला। नहीं, उसको आप प्रैक्टिकल देखिए ना, जब पहले इतना हाई लेवल पे लगा लिया 28% पे, 28% को 18% कर दिया, तो क्या कम किया? जब गुजरात के सीएम थे, जो आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जब हमारी सरकार थी तो 18% ऑब्जेक्शन करते थे, 18% तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये सीएम की जब मीटिंग हुआ करती थी, मनमोहन जी मीटिंग, यहाँ आया नहीं करते थे, कहते 18% बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्या नहीं किया, 28 को 18 कर दिया, पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, जनता समझ नहीं पा रही।
28 को 18 कर दो, क्या किया? 18 को कम करते हैं ना, आप 10 में लाते, 5 में लाते। हमने तो स्लैब, जब हरियाणा की सरकार थी, हमारी कांग्रेस सरकार थी, तब कहा था, लेकिन सीएम मोदी जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब एआई समिट भी किया, जब भी कांग्रेस उतर करके मैदान में आ गई, समझ नहीं आता कांग्रेस मतलब हर चीज पे विरोध ही करना समझती है या फिर कुछ चीजें। विरोध देंगे या इस समिट पे जो विरोध करना बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात पे, देखिए, मैं कांग्रेस में होने के साथ जो गलत है, लेकिन देखिए ये इंटरनेशनल मामला था, यूथ कांग्रेस को मेरे हिसाब से वहां जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जो आप मानते हैं कि कांग्रेस के जो यूथ वहां पे गए थे वो गलत है? पर्सनल रहा है, मेरी पार्टी से अलग रहा है, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि ये गलत है। कोई भी नेशनल लेवल फंडा हो तो उसमें हमें एक पार्टीबाजी ना करके उसमें नेशनल हित का ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे आई समिट में अपने देश की प्रतिष्ठा उड़ानी चाहिए। तो इस बार का जो बजट होगा उसमें कोई बेनिफिट फायदा नहीं मिलने वाला? नहीं, बेनिफिट है, हरियाणा से हमें बेनिफिट है। देखिए, जो पिछले साल का ट्रैक है 10 साल का, उसमें तो आजकल केंद्र सरकार ने हरियाणा को दिया ही नहीं। हरियाणा को हर बार ठुल्लू मिलता है, या बिहार को मिला, या जिनके खंडारे सरकार टिकी है, जिनके कंधों में सरकार टिकी है, उनको मिलता है। आप देख लो, वैसे पैकेज उठा के देख लो, उसमें क्या दिक्कत है? मनमोहन जी, आप भी क्या इसी तरीके से मानते हैं कि जो बजट आने वाला है हरियाणा का, क्योंकि केंद्र का जो बजट आया उसमें बहुत सारे फायदे जो है वो पहुंचाने का काम किया, हरियाणा के बजट से उम्मीद है? मेरा कहना यह है कि सरकार किसी एक वर्ग को खुश करने की बजाय पूरा समावेशी बजट लेकर आएगी, जिसमें उद्योगों की चिंता होगी, व्यापार की चिंता होगी, किसानों को एमएसपी मिले उसकी चिंता होगी, लोगों पे करों का बोझ ज्यादा ना हो और सरकार का रेवेन्यू लॉस भी ना हो। इस सारे के लिए जो काम होने चाहिए वो बजट में समावेश होंगे। मुख्यमंत्री स्वयं पब्लिक के बीच में जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच द्वारा आयोजित, चाहे वो उद्योगों के बारे में हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, और जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, जो दिशा दे सकते हैं सरकार को, उन सब के बीच में जाके काम कर रही है, बात कर रही है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक भी की, अलग अलग जिलों में जाकर के तमाम सेक्टरों के जुड़े लोगों से बातचीत भी की थी, उसका कितना इफेक्ट मानते हैं इस बजट में जो है वो देखने को मिलेगा? हम तो मानते हैं उसका पूरा इफेक्ट आना चाहिए। अगर उसमें उनके ध्यान में आया है कि जो कमियां हैं और जो जनता सरकार से चाहती है उसको कैसे बजट के अंदर समावेशित किया जाए, ये ध्यान मुख्यमंत्री रखेंगे, क्योंकि कल्याणकारी राज्य है, मुख्यमंत्री प्रजा की चिंता करने वाले हैं, और पार्टी का जो एक दबाव रहता है कि लोगों के बीच में, लोगों के साथ, वो काम होगा, बिल्कुल काम होगा। इससे पहले जितने भी सरकारें रही हैं, मोस्टली सरकारों में मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो अधिकतर बात नहीं करते थे लोगों से, और बजट बनता था कमरों के अंदर बैठ करके। इस बार का जो बजट है या इससे पहले का जो बजट है वो जनता के बीच में रहकर बनाया गया है। क्या लगता है वो जनता के लिए होगा या कितना उम्मीद मानते हैं? देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच में उतर जाएं तो आप क्या समझते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, या जो फाइनेंस वाले लोग हैं, जो बजट बनाने वाले लोग हैं, वो उनको तो एक इशारा चाहिए होता है, और जब मुख्यमंत्री खुद उसको काम को करना शुरू कर देते हैं तो सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि मुख्यमंत्री क्या चाह रहे हैं। तो इस बार जो बजट आएगा वो एक तरह से बहुत ही डिफरेंट बजट रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए, फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है, यहाँ तो पहले ही एमएसएमई का जीएसटी कट से इतने फायदे हो चुके हैं। अगर मैं फरीदाबाद के उद्योगिक, क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इस टाइम जितनी तेजी है जब से जीएसटी कट हुआ है, अब मैं समझता हूँ पिछले 10 साल में ऐसी तेजी नहीं आई फरीदाबाद में ऑटो कंपोनेंट्स में, क्योंकि जितने भी कमर्शियल व्हीकल ले लो, 4 व्हीलर ले लो, 2 व्हीलर ले लो, सब में तेजी है। तो इस टाइम तो फरीदाबाद बहुत आगे चल रहा है, और कनेक्टिविटी में लगा लो, सड़कों से लगा लो, हर चीज में लगा लो। देखिए, छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेंगी कि कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ और पड़ा है, इसका भी समाधान होगा, हर चीज का समाधान हो रहा है। जनता इतनी ज्यादा है कि उनको समझना और उनको समझाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये सब चलता रहेगा, और बजट में मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा बजट कोई दे नहीं सकता जो इस बार मुख्यमंत्री जी देंगे। आप खुद एक इंडस्ट्रियल हैं, विपक्ष जब केंद्र का बजट आया तो उनका एक मुद्दा उठा कि भाई इंडस्ट्रियल को पहले डर होता था अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो भाई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, अब तो वो भी हटा दिया, तो अब इंडस्ट्रियल को तो और बेनिफिट पहुंचाने का काम, उसको क्या किस तरीके से? देखिए, एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपए एडिशनल दिए, जो मतलब फरीदाबाद में 90% उद्योग एमएसएमई के अंडर कवर होते हैं, तो फरीदाबाद को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ये जो डीक्रिमिनलाइज किया है लॉज को, ये बहुत बड़ा फायदा है इंडस्ट्री के। पहले लोगों में डर रहता था कि मेरे पर केस हो जाएगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, उसको धीरे धीरे मोदी सरकार ने काफी कुछ चीजों को हल कर दिया है, और मैं समझता हूँ अब लोगों के अंदर डर और भय बिल्कुल नहीं रहेगा। अब उनको डर नहीं रहेगा, टैक्स भरो मत भरो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टैक्स तो पहले भी भरते थे लोग, लेकिन कई बार होता है क्या, उद्योगों में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि लोगों को पता नहीं रहता कि कौन सा टैक्स कब भरना है, तो उसकी वजह से कई बार बड़ी गलतियां हो जाती थी।
उन गलतियों को अगर आदमी अब सुधार लेगा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं होगा कि उनको सजा हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए फायदा होगा। हमारे साथ दीपक भी मौजूद है। दीपक, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं और ऐसे में एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में भी आते हैं, तो किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, कितनी उम्मीद इस बजट से? नहीं, हम तो बजट को लेके बहुत पॉजिटिव हैं और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज भी पूरे देश में दी जाएंगी, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हरियाणा को शायद उसमें नंबर मिले। और बजट से जब उम्मीदें लगाकर चलते हैं तो शिक्षा के लिए उसमें सबसे पहले हर सरकार यही उम्मीद रहती है कि शिक्षा को सबसे ज्यादा पैसे दिए जाए, और हमें भी उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी सरकार अच्छे पैसे देगी। बल्लभगढ़ में तो वैसे बहुत सारे कॉलेज बना दिए गए हैं, तो उम्मीद और करते हैं कि और ज्यादा है। बल्लभगढ़ में देखिए बहुमुखी विकास हुआ है, इतने कॉलेज स्कूल कभी हमने नहीं सुने थे, लेकिन जिस तरह से विकास बल्लभगढ़ का हो रहा है तो हमें उम्मीद है कि शिक्षा के स्तर पर और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। रसोई को लेकर के बड़ी विडंबना रहती है महिलाओं के बीच में कि रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में रसोई को कंट्रोल करने की कोशिश सरकार भी करेगी? कोशिश पूरी होगी सरकार की, लेकिन देखिए अब जिस तरह से देश की तरक्की हो रही है, जिस तरह से सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन इनकम ऑफ सोर्सेज भी लोगों के बहुत बढ़ते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। तो क्योंकि अब लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आ गया, लोगों के पर्सनल लाइफ जीने का तरीके बदल गए, इसलिए भी वो खर्चे बढ़े हुए हैं। बट सरकार हमेशा इन चीजों पर ध्यान देती है, मुझे लगता है इसमें फर्क आएगा। बिल्कुल, तो देखिए फर्क आएगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया और केंद्र सरकार ने के बजट में जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को फायदा पहुंचाने का काम किया, इसी प्रकार से हरियाणा के बजट में भी हरियाणा के जो सरकार है वो आम जनता के लिए इस बजट को बना रही है। केंद्र का बजट भी आम जनता का था और हरियाणा का बजट भी आम जनता का होगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। सरकार द्वारा आगे बजट पेश किया जाना है, इसको लेकर तमाम सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार द्वारा किस तरीके से बजट पेश किया जाना है और क्या क्या इनकी मांगे हैं। जोगीराम खुंडिया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। समाज सेवी भी हैं, लगातार कई साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर लगातार उठाते रहे थे। बताइए जोगीराम जी, जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या आप मुख्य मांग करते हैं, क्या देखते हैं आप? हम इस बात का मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम साहब ने घोषणा की है कि एससी का 20% बजट अलग से होगा और उसको किसी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वो इसी पे एससी पे ही लगेगा। ये बड़ी अच्छी सरकार की सोच है, बढ़िया डिमांड है। और हम ये चाहते हैं कि उस एससी के 20% बजट में से वंचित वर्ग को भी 10% अलग से दिया जाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका विकास सबसे जरूरी है, जो वंचित है। अभी तक जो सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि उस बजट का ज्यादातर हिस्सा उसमें लगे। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ग के लोग सभी मजदूर हैं और मजदूर वर्ग की मैं सरकार से भी और मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से सारी छात्रवृत्तियां बंद की हुई है और जो लाभ लेबर को मिलता है वो सारे के सारे बंद किए हुए हैं, उनको तुरंत खुलवाया जाए, तुरंत लागू किया जाए। और जिस तरह से इसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, घोटाले हुए, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मतलब जो है सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो लोग लेबरर हैं उनको आज तक कोई भी जो है लाभ उनके रोक दिए गए, 1 साल से कोई लाभ नहीं मिल रहा, उनको तुरंत दिया जाए। ये मेरी डिमांड है मुख्यमंत्री जी से। तो आपका क्या कहना है, जो रोजमर्रा की जरूरत है आम आदमी की भी है, तमाम तरह की, जो आप क्या कहना चाहेंगे बजट में क्या होना चाहिए? बजट में ये होना चाहिए कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। आम आदमी की आवश्यकता क्या है? वही रोटी कपड़ा और मकान की। तो हम जो देख रहे हैं कि एक आम आदमी जब बाजार में जाता है तो लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। मैं कवि होने के नाते उस पर कह रहा हूँ कि लोग सभी कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। मैं कहा कहाँ महंगाई है? एक कार रोड पर, एक घर पर खड़ी है। और ये उन लोगों के लिए महंगाई है जो आम गरीब हैं, पैसे वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। एक आदमी जो है गाड़ी में आया, केले वाले से कहने लगे हाँ भाई कैसे है? कहता साहब ये 20 रुपए के दर्जन। ठीक है, 2 दर्जन दे दो। और एक गरीब आदमी गया तो वो कहता हाँ जी केले किस तरह? केला भाई जो है 20 रुपए का दर्जन। कहता जी मेरे पास तो 10 रुपये ही।
महंगाई उनके लिए है, पैसे वालों के लिए कोई महंगाई नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी को जिसमें फायदा हो। हर साल बजट बनता है लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। और बजट के ऊपर ही मेरी 2 लाइनें हैं कि विपक्ष पक्ष वाला हमेशा बजट की बड़ाई गाएगा और विपक्ष वाला चाहे कितना ही अच्छा हो उसकी बुराई करेगा जी। तो ऐसा वो करो कि विपक्ष वाले भी यूं कहे यार कहने को तो ठीक है, बजट बहुत बढ़िया है। छात्रों के लिए क्या सोचते हैं? छात्रों के लिए हम देख रहे हैं जो एससी के छात्र हैं उनको पूरे साल तक वजीफा नहीं मिलता है, उनको धरना देना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है। तो सरकार से हमारी मांग है कि वो बेचारे बहुत गरीब घरों से होते हैं और कईयों को तो छात्रों के ऊपर ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उनका जो वजीफा है, हर छात्र को वजीफा मिलता है, वो समय पर उनकी जो है भुगतान किया जाए। जी, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश। आप से पूछ रहे किसान के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे बाढ़ भी आई थी और भी आई थी। और अपना परिचय के साथ। नो है जी, पृथ्वी सिंह नाम है मेरा, गाँव गंगवा गांव है जी जी और मैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुआ हूँ। जी जी जी। तो ये है जी कि इसमें जो है ना हर साल मन तो ये चिंता खाई जा रही है भाई, और चीजें तो रेट डबल या सवाए या डेढ़, और फसल के रेट जो है ना हर साल डाउन, ये गलत है। इसमें थोड़ा सरकार को चाहिए भाई छोटे किसान जो है उनकी मदद करे इस मामले में, और दवाई नकली बेचा उनका इलाज करे। 1800 की 1 किलो की एकड़ दवाई, मच्छर लग मरा को नहीं, मक्खी लग मरा को नहीं है, ठीक है भाई बात दवाई मतलब किसान का खोपड़ी में तो कौन चढ़ दी, वो मच्छर कौन मरते, किसान खड़ा तो मरा था। तो इस पर जो है ना सरकार को चाहिए जी, इस पर लगाम गाल, नकली रंगा जो चलने लग रहा, इस पर खींच के ले भाई इस प्रोग्राम। क्या नकली चल रहा है? सारी ये दवाइयाँ पेस्टिसाइड खेती बाड़ी की लगा ले, फसल की लगा ले, कीड़े मरे नहीं, मकोड़े मरे नहीं, सुंडी मरे नहीं, कदे काला तेला कदे धोला तेला। किसान बहुत है, क्या नाम छोटा किसान का, हाँ एक काम अच्छा कराया इस सरकार ने। अब जो छोटा किसान था ना उनका माल मूल खत्म हो गया और नंबरदारी भी उनकी खत्म कर दी, यो फायदा कराया। अब ये सुनना में आया भाई ट्रैक्टर भी छोटे किसान को दे गई है, वो छूट पे अच्छी बात है, लेकिन इस चीज का इलाज करे। हर साल से 100 रुपए बढ़ाओ, फसल के बढ़ाने तो चाहिए, हर साल 500-700 कम कर दिया हुआ है, ये गलत है जी। जैसे मजदूरी बढ़ दी है और काम। बात की जाए, अब पीछे बाढ़ आई थी नलवाड़ का और आपके कई आसपास के गांव प्रभावित हुए हाँ थे। जी। क्या उन किसानों को इस बजट में वो अभी क्योंकि मुआवजा नहीं मिला है तो उसको बजट में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी, कुछ भी। अब भी लोगों के खेत खाली पड़े हैं, बिजाई नहीं हुई, तो ये जरूरी है जी। बजट को लेकर हाँ, क्या कहेंगे? और उसमें भी कई आंकड़े जो है ना बीच में, उन दफा करने चाहिए। पर है कोई कहेगा तेरा बीमा को नहीं को हो रहा, कोई कहेगा तेरा उसने गिरदावरी को नहीं करी पटवारी ने। मतलब जड़ा जिन गामा में एकता है नहीं वे तो बाजी मार जे, और जड़ा ये है ना मिले जुले गांव उन नहीं भिड़ंदे कोई लवा है, ये सच्चाई ये है जी। तो जैसे बात की जाए, आप किसानी का काम कर रहे हैं। हाँ जी। किसान की अगर पहले के मुकाबले आज की मुकाबले की आमदनी की बात की जाए, क्या आमदनी? आमदनी पहले तक कम होती जा रही है जी। कारण यही है, रेट कौन मिलने लग रहे, और बाकी चीज का रेट तो बढ़ गया। डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, इंजन ले लो, रिपेयर ले लो, कुछ ले लो, और बाकी जो ना भाव है ना, ये मेरे 5-7 साल का तो मेरे पे इस चीज का इलाज 6000 से जीरी बिकनी शुरू हुई थी, इब साली 3500, 3400, 3200 बिकने लग रही। क्या है ये? जी जी, ये गलत हो रहा है जी। हमारे साथ आपका क्या कहना है? बहुत है, ये लोग मर रहे जेर खा खा के नहीं, इस चक्कर में वे करे के ये इस पे लगाम हो, चाहे 50 रुपए बढ़ाओ आई साल, कम क्यों करे? तो आपका क्या कहना है, किस तरह का बजट पेश होना चाहिए आपकी राय में? देखो, बजट ऐसा होना चाहिए कि हर एक को उसका फायदा मिले, हर आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसमें फायदा सभी का, बल्कि गरीब के लिए ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि और हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर ज्यादा वो देना चाहिए, और पढ़ाई, छात्रों की पढ़ाई के ऊपर ज्यादा वो देना चाहिए, और उनको लाइब्रेरी वगैरह और सारी सहूलियत देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। जी, आपका क्या कहना है कि जो लगातार अपनी अपनी राय रख रहे हैं बजट को लेकर,
आप क्या सोचते हैं बजट में क्या और किसके लिए क्या होना चाहिए? ये पहले तो जो जन स्वास्थ्य जो है ना स्कीम चला रखी 5 लाख तक मुफ्त इलाज, इसमें सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताना? इसमें जो है ना भाई जो है ना ये रोग नहीं आता, ये बीमारी इसमें शामिल नहीं है, ये बीमारी इसमें शामिल नहीं है, वो सारी की सारी बीमारी शामिल करनी चाहिए इसमें। दूसरे नंबर जो है एक गरीबों को जो मकान दिया जाता है वो 3-4 किस्तों में पैसा मिलता है, और वो गरीब बेचारा जो है ना झोपड़ी के अंदर जो है ना खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए जो है ना मजबूर हो जाता है। उसकी एकदम किस्त मिलनी चाहिए, एक मुश्त होनी चाहिए, एक मुश्त किस्त होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं हमारे बेरोजगारों के लिए जो है वो सारी की सारी जो है ना वैकेंसी निकाल के सरकार ने और वो भरनी चाहिए। और एक इस गैस सिलेंडर का बेरोजगारी भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, गैस सिलेंडर का भी रेट ठीक होना चाहिए। और फसलों का भाव भी जो कह रहे थे, और फसल मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो हमारा बैकलैंग है, जो चाहे वो पिछड़े वर्ग का है, चाहे वो गरीब वर्ग का है, वो भी सरकार ने भरना चाहिए। और खेतों के जो है ना सारे के सारे रास्ते पक्के होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हमारा ये सौर ऊर्जा वाला है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए सरकार ने। तो इन्होंने कई तरह की बातें रखी सभी लोगों ने, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आज के दिन काफी लोग गंभीर है, और साथ ही साथ किसानों को उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य होने चाहिए। कई तरह की जो सब लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी, और खासकर छात्रों को लेकर जो छात्रवृत्ति है जो रुकी हुई है उनकी वो मिलनी चाहिए, और जो गरीबों को मकान आवंटित किए जाते हैं उसके लिए 3-4 किस्तें देनी पड़ती है। तो इनकी यही मांग है कि एक ही मुश्त किस्त देनी चाहिए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।